दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, आदत हर खबर की। खबर ये है कि भाई अब जिस तरह से चंद्रचूड़ जी लगातार ट्रोल किए जाते थे और उनको लेकर के बातें कभी इधर उधर होती रही। शुरुआती दौर में तो ये लगा कि इनसे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल पूरा होने को आया, ऐसे ऐसे लगा कि अब ये भी किसी और थाली के बैंगन हो गए हैं। ऐसी लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रही और ऐसी परिस्थितियों को खुद डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्सेप्ट किया। देश के पूर्व सीजीआई जो हैं, जो सीजीआई थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये कहा कि ट्रोलर्स जो हैं उनका काम नहीं चलता मेरे बिना। लेकिन सच तो ये भी है ना सर कि जो ट्रोलर्स हैं उनकी बात का फर्क आप पर पूरा पूरा पड़ता है। यहाँ पर तस्वीर ये निकल के सामने आती है कि कुल मिलाकर के डीवाई चंद्रचूड़ जिस आगे की मनोकामना के लिए चल रहे थे, जैसी चर्चाएं जोर शोर पर रही हैं, रहती हैं और काफी लंबे वक्त से हो रही हैं, उसमें अब खलल पड़ता दिख रहा है। क्योंकि चर्चा हुई आईसीजे जा रहे हैं, वहां पर नहीं अभी तक कुछ दिखाई दिया। एनएचआरसी को लेकर तो सारे टीवी चैनल से पूरी खबर चला दी, सब पब्लिकेशन ने खबर चला दी कि किस तरह से वो एनएचआरसी का पद ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब उसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ जो है, ऐसा लगता है जो कि इतिहास में अपना नाम लिखवाना चाहते थे, जो कि जिक्र उन्होंने किया कि मुझे ऐसी कोई कमी रह गई हो मेरे काम में तो बता दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतिहास मुझे अच्छे से याद करे। तो वो पद चुनना चाहते हैं, इतिहास चुनना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। इसको भी हम समझेंगे। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर सीपी राय जी शामिल हो रहे हैं। साथ ही एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि किस तरह से इस वक्त सीजीआई संजीव खन्ना उनके आने के बाद जो फैसले अगर हम देखें तो बहुत सदैवे तरीके से चल रहे हैं। कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया है जिसका असर लगे ज्यादा बड़ा, क्योंकि रंजन गोगोई सर पहले ही वहां पर चर्चा हो चुकी है कि कैसे वो राज्यसभा पहुंच गए थे अयोध्या के फैसले के बाद। अंदर तो कई चर्चाएं ये भी होती रही कि एमएमएस कांड था, एक वीडियो था, उसको दबाव के लिए इनको दबाव में लाया गया, फिर उसके बाद में ये सब कुछ कर लिया गया, जो पैसे में नहीं बिका वो किसी और तरीके से हो गया। ऐसी चर्चाएं चलती रही, लेकिन बहुत गंभीर और संजीदे मामले हैं, तो इनको हम बहुत तथ्यों के साथ तो नहीं कह सकते, कथित चर्चाएं हैं ये तमाम। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो आज की तारीख में डीवाई चंद्रचूड़ जो कि बड़ा संभल के कदम रख रहे हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने कोई पद लिया तो उनके ऊपर वो स्टैंप कंफर्म हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इस वक्त सीजीआई संजीव खन्ना की अगर हम बात करें तो वो भी अब लगता है कि शायद जो हमारे संविधान में कमी रह गई थी कि भाई आप जो भी इस तरह के न्यायिक पद पर होंगे वो रिटायर होने के बाद कहीं नहीं जाने चाहिए, जिसका जिक्र उस वक्त केटी शाह ने किया था और वो चीज आगे पूरी हो नहीं पाई थी, वो आज कम से कम ऐसा लगता है ट्रोलर्स ने पूरी कर दी है। क्योंकि आम जनता ने इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये अब शायद किसी पद को लेने से डरने लगे हैं। क्या ऐसा है सर? मुझे इस पर आपके पूरा एक वो चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ यूपी में चीफ जस्टिस थे और उन्होंने कुछ अच्छे फैसले किए थे, लगता था बहुत मजबूत आदमी है। जब वो दिल्ली में आए और चीफ जस्टिस हुए तो उनसे बड़ी उम्मीदें जगी और ये लग रहा था कि ये जो भी फैसला करेंगे पूर्ण करेंगे, देश हित में करेंगे और ये निष्पक्ष होकर करेंगे। लेकिन उन्होंने जब अयोध्या के इशू पर खुद ही कह दिया कि वो निर्णय लेते वक्त मैंने भगवान को याद किया, भगवान मदद करो, तो संविधान को याद करने के बजाय भगवान को याद करना, उन्होंने अपनी पोल खुद खोल दी। मेरा उनके बारे में नजरिया बहुत अच्छा था और मैं ये मानता था कि ये आदमी कुछ करेगा, लेकिन उनके सारे फैसले आधे अधूरे दिखते हैं। मान लीजिए कि वो जो इलेक्शन बॉन्ड है, उन्होंने ये तो कहा कि इलेक्शन बॉन्ड गलत है, उसको जारी भी करा दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं, एसबीआई जारी नहीं कर रहा था, उसको जारी भी करा दिया। लेकिन फिर जिन लोगों ने वो जब लिए बॉन्ड लिए और जिन्होंने दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई आपने क्या की? उनके खिलाफ किस कार्रवाई का आपने आदेश किया? तो उनके अधिकतर जो फैसले हैं, मान लीजिए कि कश्मीर के सवाल पर उन्होंने वहां पर भी आधा अधूरा फैसला किया। उन्होंने कोई चीज हो गई तो इसको हम पलट नहीं सकते। कई बार 100 साल बाद किसी चीज को न्याय दोबारा उसको पलटता है और फिर ये तय करता है कि नहीं, ये फैसला गलत हो गया था। कई बार ऐसा होता है। न्याय का एक तकाजा है कि जब भी न्याय हो वो सही हो, और न्याय में सिर्फ न्याय हो। चंद्रचूड़ जी के खाते में सिर्फ एक चीज जाती है, उन्होंने न्याय की देवी की आंख की पट्टी खोल दी और उनके हाथ में संविधान थमा दिया। वो सफेद रंग की मूर्ति उन्होंने लगवा दी, उनके खाते में केवल एक चीज जाती है। बाकी इस पूरे दौर में, सीजीआई के दौर में, उनके ऐसा कुछ नहीं दिखा।
वीवीपैट पर आपने देखा कि वीवीपैट के सवाल पर, उनकी गिनती के सवाल पर देश को बड़ी उम्मीद थी, और जब तक तीसरे चरण का चुनाव चल रहा था वीवीपैट पे फैसला नहीं हुआ था, तो तीसरे चरण के चुनाव तक सारा कुछ ईमानदारी से चला। उसके बाद के जितने चरण थे, अचानक वीवीपैट पे फैसला आ गया कि उसकी गिनती नहीं होगी, और फिर आपने देखा कि करीब 70-80 के आसपास सीटें, जो मैं शुरू से कह रहा था, उतनी सीटों पर वहां पर फर्क पड़ गया, उतनी सीटें बेईमानी से हरा दी गई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो निर्मला सीतारमण के पति ने कहा, और तमाम जो इसके ऊपर खोजबीन करने वाले लोग हैं, और वो देखा। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में आपने उसका असर देखा। इन्होंने वो जो फैसला किया कि 1947 तक जो धार्मिक इमारतें जो बन गई वो बन गई, अब उस पर कोई खाली राम मंदिर को छोड़ करके बाकी इसकी जमानदार इमारत पर कोई नया सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। लेकिन इनका जो फैसला आया कि नहीं, उसको उठाया जा सकता है, समीक्षा हो सकती है, उसका परिणाम आज आप देख रही हैं कि संभल हो गया। जगह जगह हर घर के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, घरों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। अभी मैंने सुना कि संभल में एक जो मस्जिद ढूंढी, जो मंदिर ढूंढा जा रहा था, उसकी खुदाई के अंदर उसमें मस्जिद निकल गई। तो ये देश इतना पुराना है कि कहीं मंदिर निकलेगा, कहीं मस्जिद निकलेगी, कहीं गौतम बुद्ध की तमाम चीजें, उनकी धरोहर तमाम निकलेगी, इस देश में निकलेगी। लेकिन उसके लिए, कल के लिए, मैंने बहुत साल पहले एक लेख लिखा था, क्या कल के लिए भविष्य को दांव पर लगा दें, क्या उसके लिए सब कुछ खत्म कर दें, या हमारा अपना काम है, वक्त का काम है आगे बढ़ना, आज में जीना और भविष्य पर निगाह रखना, भविष्य की तरक्की और भविष्य की चुनौतियों की चिंता करना। लेकिन चंद्रचूड़ साहब के उस फैसले के कारण यह देश आग लगने की तरफ चला गया। अगर यह मामला और बढ़ा, ठीक है, अपनी साख बचाने के लिए संघ चालक ने यह कहा कि नहीं, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना जरूरी नहीं है, वो अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उससे कोई रुक तो नहीं रहा। उसमें धर्माचार्यों ने उनका विरोध कर दिया कि आप कौन होते हैं उनको शिक्षा देने वाले। तमाम आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो मांग करेंगे जगह जगह पर, आप कौन होते हो। खैर, ये उनकी नोरा कुश्ती है। लेकिन अगर चंद्रचूड़ ने वो फैसला नहीं किया होता, इसके बाद इस सरकार, अभी जो अदालत ने जरूर एक फैसला किया कि अब कोई भी निचली अदालतें इस तरह की चीजों पर समीक्षा का निर्णय नहीं करेंगी, तो वो फैसला जरूर आया जो आप कह रहे हैं। जस्टिस खन्ना के टाइम में बड़े सधे हुए चीजें कुछ चल रही हैं, देखना पड़ेगा कि जस्टिस खन्ना कितने दिन तक सधे तरीके से निर्णय लेते हैं और उनके नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या फैसले लेती है। चंद्रचूड़ जी ने यह भी कहा कि लोग समझते हैं कि मैं नेता की विरोधी दल की तरह मैं काम करने लगूं। आपसे विरोधी दल की तरह काम करने की कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन ये उम्मीद करता है कि जो भी आप करें वो न्याय करें, और जब न्याय करें तो पूरा न्याय करें, सच का न्याय करें, ये जरूर उम्मीद करता है। जहां तक ट्रोल करने का सवाल है, चंद्रचूड़ जी ने खुद ये हालात पैदा किए, आज सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बहुत सारे बड़े बड़े वकील वो तो इस पक्ष में थे कि उनको विदाई समारोह ही उनका न रखा जाए, लेकिन परंपरा का पालन किया गया, विदाई समारोह उनका रखा गया। पर कई सारे वकीलों, प्रशांत भूषण से लेकर तमाम वकीलों ने उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हाँ, जहां तक उनके पद लेने का सवाल है विनीता जी, पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि वो पद नहीं लेंगे। और आपको याद होगा कि आपकी ही चर्चा में उनके रिटायर होने के पहले मैंने कहा था कि देख लीजिएगा चंद्रचूड़ जी कोई पद नहीं लेंगे। ये पता नहीं मेरा ऐसा क्यों मानना था कि शायद इस लेवल तक नीचे ये नहीं गिरेंगे, ऐसा मेरा मानना था। फिलहाल अब उन्होंने पद नहीं लिया, उनको पद नहीं दिया गया, क्योंकि वो लेना चाहते तो उनको पद नहीं मिलता, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। उनको पद तो दिया जाता अगर लेना चाहते हो, लेकिन उन्होंने लेना नहीं चाहा, या क्या परिस्थिति पैदा हुई। पर मेरी उतनी बात सही साबित हुई कि उनको पद फिलहाल तो नहीं हुआ, वो किसी पद पर नहीं है। जी विनीता जी। अब सर इसको यही समझना है कि ऐसा कहानी क्या है, क्या वो इतिहास में नाम दर्ज कराने की फिराक में है कि भाई वरना ऐसा हो जाएगा ना माया मिली ना राम। विनीता जी, इतिहास में नाम तो उनका अब दर्ज हो चुका है एक खराब सीजीआई के रूप में। अब इतिहास को बदल नहीं सकता। अगर उन्होंने कड़े फैसले कर दिए होते, वो चाहे कश्मीर का सवाल हो, वो चाहे 370 वाला सवाल हो, उस पर जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, जो पुरानी ट्रीटीज थी जिसके आधार पर कश्मीर का विलय हुआ था, जो उसकी हकीकत है, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिए होते। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला, लेकिन एक सामान्य देश के नागरिक के रूप में जो मुझे समझ में आता है। इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ, उसकी पूरी पोल खुल गई, तो फिर उस पर संपूर्ण कार्रवाई करना चाहिए था। वीवीपैट के सवाल पर अगर देश की जनता में अविश्वास है चुनाव की पद्धति पर, और देश की जनता चाहती है कि यहाँ बैलेट से चुनाव हो, तो फिर आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले। आपको कहना चाहिए था कि जर्मनी के लोगों ने तो जो मशीन से चुनाव होता है, जर्मनी की अदालत ने कह दिया, उसे क्राइम उसको कह दिया, दिस इज क्राइम टू यूज इलेक्टोरल मशीन। जर्मनी के अदालत ने यह फैसला किया था। आप जर्मनी के नजीर ले सकते थे, और जगहों के नजीर ले सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आप वीवीपैट की गिनती की ही मांग मान लेते कि ठीक है, पूरा नहीं सही, लेकिन 25% सीट पर वीवीपैट की गिनती होगी और रैंडम होगी,
तो अगर 25% सीट पर वीवीपैट की गिनती में कुछ गलत निकल जाता। अब आप देखिए ना महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में एक ही सीट पर लोकसभा चुनाव हुआ, उसी में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में 6 की 6 सीट बीजेपी जीत गई, लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीत गई। और कितनी आश्चर्य की बात है, आप जानती हैं वोट डालने जाती हैं, जब ऐसा चुनाव होता है तो अगल बगल 2 मशीन रखी होती है, आपको 2 वोट डालने होते हैं। और दोनों वोटों में जो लोकसभा में वोट पड़ा, जो विधानसभा में वोट पड़ा, उसमें 5,70,000 वोट का अंतर है। इतने लोग कहां चले गए जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं डाला। इसी तरह से तमाम गांव वालों ने कहा हमने वोट ही नहीं दिया, हमारे गांव का फैसला था, हम वोट नहीं देंगे। और फिर उन्होंने मोक कॉल करने की कोशिश की, तो वहां धारा 144 का लगा करके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस आदमी ने जिसने कहा कि भाई मैंने अपने गांव में अपना वोट दिया, मेरे परिवार ने दिया, सोच लिया कि गांव वालों ने नहीं दिया होगा, पर मुझे 0 वोट क्यों मिला। इसी तरह के तमाम किस्से हरियाणा के हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उसमें लड़ाई जारी है। और महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि कोई खुशी नहीं बीजेपी के चेहरों पे, लोगों पे। खुद मुख्यमंत्री जो बना उसने कहा हमें उम्मीद ही नहीं थी इस परिणाम की, कोई उम्मीद इसलिए नहीं थी, कोई परिणाम आना ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों में जब लोकतंत्र में अगर चुनाव पद्धति ही दूषित हो जाएगी, उस पर विश्वास खत्म हो जाएगा जनता का, या उसमें मैनिपुलेशन होने लगेगा, तो लोकतंत्र तो मर जाएगा। फिर लोकतंत्र कहाँ जिंदा रहेगा। और ये लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से मिला है, लाखों लोगों की कुर्बानी से मिला है, ये आरएसएस के लोगों की गद्दारी से नहीं मिला है, ये ब्यूरोक्रेट्स की वजह से नहीं मिला, जजों से नहीं मिला है। ब्यूरोक्रेट तो तब भी भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलवा रहे थे, लाठी चलवा रहे थे, और जज उस वक्त अंग्रेजों के पक्ष में फैसले कर रहे थे, उनसे नहीं मिला। ये स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमको आजादी मिली और लोकतंत्र मिला है। इसकी हत्या करने का हक हम न तो आरएसएस को दे सकते हैं, न किसी ब्यूरोक्रेट को दे सकते हैं, न चुनाव आयोग को दे सकते हैं, और न सर्वोच्च न्यायालय को दे सकते हैं। ये लोग इसमें कुछ नहीं, ये लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं लोकतंत्र के। इनको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र के ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, और लोकतंत्र और आजादी एक बहुत बड़ी चीज है, संविधान बहुत बड़ी चीज है, आपको उसके अंदर में रहना है। अगर उसका आप वायलेशन करेंगे तो एक दिन जनता कानून अपने हाथ में ले लेगी। जी विनीता जी। जी सर, और शायद यही वजह है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद ये समझ गए कि उनके कुछ फैसलों ने उनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा दिया आम जनता से, और उसके असर इस तरह के सामने निकल के आए, जिसकी वजह से वो गिल्टी कॉन्शियस है। जो उन्होंने कहा कि मुझे लोग सोचते हैं कि विरोधी दल की तरह एक्ट करूं, मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान देना शुरू किया। किसी चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद बयान देने की परंपरा नहीं रही है, जवाब देना आपको बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप कुछ नहीं किया, तो आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, चुप्पी साथ जानी चाहिए थी। ये जवाब देना ये बताता है कि आपने गलतियां की हैं और आपको अपनी गलतियों का एहसास है। वो गलतियां आपने किस दबाव में की, आप कहां पर दबाव में हैं, आपका कौन सी चीज दबा हुआ है सरकार के नीचे, मोदी और अमित शाह के नीचे, ये तो वक्त बताएगा। ये भी कहीं कहीं से ये भेद खुल जाएगा कि चंद्रचूड़ जी का क्या दबाव था जिसके कारण वो पूरे फैसले नहीं कर पाए। ये भेद भी बहुत जल्दी खुल जाएगा। जी विनीता जी। जी सर, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि ये तमाम तरह की तस्वीरें, भेद तो खुल जाते हैं, लेकिन ये तब खुलते हैं जब आम जनता का नुकसान हो चुका होता है। ये तस्वीर ज्यादा दुखद है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर इनको ये समझ आ गई है, तो शायद आने वाले बाकी जो पद पर रहने वाले हैं व्यक्ति, वो इनसे जरूर ये सबक ले लेंगे कि कम से कम वो ऐसे कोई समझौते आगे भविष्य में ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।